जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की अगली क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 क्लास किए और तीसरी क्लास इससे पहले वाली क्लास थी। ठीक है, तो अगर उसको आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। देखिए, क्रम बना रहना बहुत जरूरी है। किसी विषय को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए एक क्रम में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए, उसके बाद में आपने उस राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े, जिसे डीपीएसपी कहते हैं। अब उसके बाद में हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ये बोर्ड पर मैंने सारे मौलिक कर्तव्य लिख दिए हैं। सबसे पहले इनको एक बार मैं पढ़ देता हूँ और अपने कापी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम कुछ उसके इर्द गिर्द बात करेंगे। ये आपको दिखाना हमारी मजबूरी इसी तरीके से है, जैसे जो है, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड पर हम हैं नहीं, तो हमें सब आपको बताना भी है। और अगर मैं किताब लेके पढ़ता तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी लिखी हुई हैं। पहला है संविधान के आदर्शों का पालन करें, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करें। ठीक है, ये आप 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको लिख लीजिए। अभी हम इस पर और बात करेंगे कि ये कब जुड़ा भारतीय संविधान में, किस भाग में है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस पर हम बात करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के प्रति आदर भाव रखें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करें एवं बुलाने पर देश की सेवा करें। पांचवा है देश के प्रत्येक व्यक्तियों के प्रति समरसता का भाव रखें एवं स्त्री का सम्मान करें। ठीक है। छठा देखेंगे प्राकृतिक चीजों का संरक्षण एवं संवर्धन करें, यानी कि जो इन्वायरमेंटल चीजें हैं, जो आपके आसपास नदी हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना है, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। हमारी संस्कृति, गौरव के विरासत का सम्मान करना है हमें। आठवां है मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें, उसका विकास करें। ठीक है। अब आईजीटीज के लिए मत नाराज होइएगा कि आईजीटीज नहीं लिखा हुआ है, जो भाव है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें। दसवां है सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करें ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, यानी कि सब मिल करके काम करें, इससे राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराने का प्रयास करें। ये 11 कर्तव्य हैं जो संविधान में आपको बताए गए हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जो प्रथम 10 कर्तव्य हैं ये संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। बाकी जो 11वां है ये 6वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है। 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब हम इस पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसको नोट कर लिया होगा। अब इसका जो महत्व क्या है, किस भाग में है संविधान के, या इसकी विशेषता क्या है, कहां से लिया गया भारतीय संविधान में, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा पीछे लेके जाइए, बोर्ड आपको दिख रहा होगा, और नोट कर लीजिए। ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं हट भी जा रहा हूँ, बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य पर। ठीक है। तो गांधी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और दुनिया में मानववाद की बात शुरू हुई, तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े उस वक्त के नेता थे उनसे उनकी राय पूछी गई कि ये बताइए कि आपका राय क्या होना चाहिए। हम मानवाधिकार की बात करने जा रहे हैं, एक संस्था बनाने जा रहे हैं, तो सबके अधिकार कैसे सुरक्षित हों, इस पर सबकी अलग अलग राय मांगी गई। तो उस वक्त गांधी जी देश के बड़े नेता थे, वो जीवित थे, तो उनसे भी राय मांगी गई। तो उन्होंने जो लिख करके दिया राय अपना, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सबके अधिकार आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबके कर्तव्य निर्धारित कर दीजिए। ठीक है। इसको थोड़ा आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए, तो सबसे पहले ये डिसाइड कर दीजिए कि उसे करना क्या है, कि उसे करना क्या चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहते थे कि कर्तव्य के बिना अगर किसी को अधिकार दिया जाता है तो वहां पर अराजकता जन्म लेती है। तो इसलिए कर्तव्य पर नियम बनाइए आप। ठीक है। अधिकार सबके सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे कर्तव्य के लिए अगर कानून हो कि हर व्यक्ति को किसी महिला का अपमान नहीं करना है,
उस पर हिंसा करने का प्रयास नहीं करना है, तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई कानून है जो हमको जेल में डाल सकता है या कोई बड़ी सज़ा हो सकती है, तो मैं डरूंगा, नहीं करूंगा उसको। लेकिन क्या है कि उल्टा है, जो मानवाधिकार है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी अवधारणा है जो कानून को इफेक्टिवली अगर लागू करवा पाती तो आज हो सकता है हम एक अच्छे दौर में आ जाते। 1945 से लेकर के अब इतना समय बीत गया, लेकिन हम वास्तव में जो मानव समाज बनाना चाहते थे उससे काफ़ी भी दूर है। ठीक है, जो दूसरा एक उदाहरण है वो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दिया गया। उन्होंने क्या कहा? निष्काम कर्म की बात की। उन्होंने कहा कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। तो ये क्या है? एक कर्तव्य बोध है। ठीक है, ये क्या है? कर्तव्य बोध है। इसी प्रकार आधुनिक उदाहरण लेते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा देश, आपके भारत से काफ़ी छोटा देश है, लेकिन विकसित है। हमारा भारत अपार संसाधन होते हुए, अपार कार्य क्षमता होते हुए, और कह सकते हैं कि जो हमारा विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा इतिहास है, वो दुनिया में सबसे पुरातन है, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। सबसे बड़े विद्वान हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन आज भी हम विकसित देश नहीं कहलाते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक समस्या ये है कि हमारे अंदर कर्तव्य का भाव कम रहा है। सिंगापुर के लोगों में कर्तव्य का भाव ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल भी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि किस प्रकार वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कदम ताल किया और वह देश विकसित हो गया। इसके अलावा अमेरिका में भी मौलिक कर्तव्य एज इट इज उनके संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो अलग से एक व्यवस्था करते हैं जिसके तहत वहाँ के लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और देश विकास के राह पर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंडिया में मौलिक कर्तव्य की बात कब आई। तो मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वो आपके मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और एक नया भाग बनाया गया। ठीक है, संविधान में जो भाग 4 है वो क्या है? डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका क्लास आपने इससे पहले कवर किया है। अब जो मौलिक कर्तव्य है उसको कहीं सेट करना था, तो उसको इफेक्टिवली सेट करना था। देखिए, संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, जहां पर लिखी हुई हैं उसका भी महत्व है। ऐसा नहीं कि किसी चीज को कहीं पर उठा करके लिख दिया, नहीं। भाग 1 में देश की व्याख्या है कि भारत क्या है? यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है, उसका संघ है। जब टेरिटरी की बात हो गई तो नागरिकता, जो दूसरा भाग है वो क्या है? नागरिकता। अब नागरिक होंगे तो उनके अधिकार भी होंगे, तो मौलिक अधिकार की बात हो गई। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया कि जो अधिकार डायरेक्ट नहीं दिए जा सकते हैं उनको एक इशारे में संविधान में लिख दिया गया कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जब नीतियां बनाए तो उनका पालन करे। उसके बाद में लोगों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो संविधान बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, रैंडम किसी चीज को कहीं पर नहीं रखा गया है। उसका एक क्रम है, पहले भूगोल की परिभाषा, उसके बाद में उस भूगोल पर जो नागरिक रह रहे हैं उनकी क्या परिभाषा होगी, कौन भारत में नागरिक है कौन नहीं है। अभी सीए आपने देखा तो सीए में अमेंडमेंट हुआ तो वो किसके तहत हुआ? वो संविधान के भाग 2 नागरिकता के तहत हुआ। तो एक क्रम बना हुआ है, इसीलिए इस क्रम को मेंटेन रखना था। और जब कर्तव्य को जोड़ा गया तो भाग 4 का यानी कि 4A उसमें इसको रखा गया, एक नया भाग सृजित किया गया। अब भाग होगा तो उसके अंदर अनुच्छेद भी होगा। ठीक है, तो भाग के अंदर जो अनुच्छेद है वो है 51A या 51 का, इसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है और ये भाग है। ठीक है, इसको संविधान में जोड़ा गया कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो यह है आपका संविधान में इसका जुड़ना, और ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मूल संविधान का हिस्सा क्या होता है? जो संविधान बन करके 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः भारत में लागू हो गया, उसमें जितने प्रावधान थे वो मूल संविधान के प्रावधान थे।
जब अमेंडमेंट किया गया यानी कि संशोधन किया गया और उसमें जब चीजें जोड़ी गई तो वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। वो संवैधानिक है लेकिन वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि यह केवल नागरिकों पर लागू होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में आपने देखा था कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिलते हैं। जैसे कोई विदेशी हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आता है तो उसके जीवन की रक्षा करना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ इसकी जो है केवल नागरिक की बात नहीं होती, वहाँ पर जो विदेशी है उसका भी बात होता है। उसको भी आप गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी अधिकार मिला रहता है। लेकिन जो कर्तव्य हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं। किसके लिए हैं? नागरिकों के लिए। तो जो पहली विशेषता आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो नागरिक के साथ साथ कुछ अधिकार विदेशियों को भी मिले हुए हैं। दूसरी बात, मौलिक कर्तव्य नैतिक और नागरिक दो आधार पर विभाजित होते हैं। ठीक है, कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो नैतिकता के आधार पर हैं, कुछ ऐसे हैं जो नागरिक होने के कारण हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे नागरिक होने के कारण जो आपका कर्तव्य है वो ये है कि संविधान का आप पालन करें, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये एज ए सिटीजन आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक करना चाहिए। ठीक है, जबकि नैतिक वाला क्या है, उसमें आपने देखा था कि एक जगह पर लिखा हुआ है कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शहीद हुए व्यक्ति हैं या जिन्होंने आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है या इसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है? ये नैतिक पक्ष की बात करता है। ठीक है, तो नागरिक और नैतिक ये दो पक्षों से मौलिक कर्तव्य निर्धारित होते हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है आपका वो प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, या न्यायोचित नहीं है, ये गैर न्यायोचित है। इसका मतलब क्या हुआ कि मौलिक कर्तव्य के आधार पर सरकार किसी को ये नहीं कह सकती है कि वो उसका पालन करे, मतलब फोर्सफुली नहीं कर सकती है। लिखा हुआ है, एक डायरेक्टिव है कि आपको करना चाहिए, लेकिन सरकार फोर्स नहीं कर सकती है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये ट्रेंड बना कि जब कोई सिनेमा चलेगा सिनेमा हॉल में और जब जो जनगण मन है आपका राष्ट्रगान है वो बजेगा तो सबको खड़ा होना होगा। ठीक है, एक सामान्य सा प्रचलन बन गया, थोड़ा सा सरकार ने भी उसको हवा दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि जो है कोई मूवी थी, शायद आमिर खान की कोई मूवी आई थी, उसमें राष्ट्रगान बजा और कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, तो वहाँ की गुस्साई भीड़ ने उसको पीट दिया। ठीक है, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है कि आप किसी से जबरदस्ती राष्ट्रगान गवाएं। ये उसकी खुद की इच्छा है, उसका कर्तव्य है कि वो करे, वो देश के प्रति करे, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित होने का मतलब ये होता है कि उसको कानून के द्वारा सरकार लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये इसकी तीन बड़ी विशेषताएं हैं जिसको उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। महत्व के बारे में मैंने इसके बात कर ही लिया था कि इसका महत्व क्या होता है। तो भले ही ये गैर न्यायोचित है लेकिन इसका महत्व ये है कि जब निर्धारित हो, जैसे कि घर में आपको पता है कि हमारे पिताजी ने नियम बना के रखा है कि रात में 10 बजे घर आ जाना है, उसके बाद आपको बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हो सकता है किसी दिन 10:30 बज जाए या आप कहीं और गए हों, तो कोई कानून तो एजिटेज है नहीं कि जो है पहुंचते ही आपकी कुटाई शुरू हो जाएगी घर के बाहर ही। लेकिन एक नियम तो बना है ना कि रात में 10 बजे से पहले आपको घर आ जाना है। तो ये भी उसी प्रकार से कि एक डायरेक्टिव है, घर के जो मुखिया उन्होंने कह दिया कि आपको ये नियम फॉलो करने चाहिए, लेकिन कई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप उसको फॉलो ना कर पाएँ। लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है कि है तो लोग मानते हैं, कुछ ना कुछ तो मानते ही हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है। जो दूसरा फायदा है वो आपने देखा कि किस प्रकार हमने एग्जाम्पल दिया अमेरिका का और सिंगापुर का, कि वहाँ पर मौलिक कर्तव्य ने किस तरीके से उस देश के विकास में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, अब जाते जाते आपको एक चीज़ और बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके भारतीय संविधान में यूएसएसआर से प्रेरित है। किससे? यूएसएसआर से। यूएसएसआर जो है ये शीत युद्ध के समाप्ति के साथ ही
टूट गया था, इसको वर्तमान का रसिया आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहीं से इसको आयातित किया था या वहीं से हम प्रेरित होकर के हमने अपने संविधान में इसको जोड़ा था। तो ये था आपका पूरा मौलिक कर्तव्य इस क्लास में जो आपने पढ़ा। अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे संघ की। ठीक है, क्योंकि जो अगला आपका भाग होगा वहाँ पर हम संघ की शुरुआत करेंगे, वहाँ पर हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने पिछला नहीं देखा है वो पिछला भी जा करके देख लें, प्लेलिस्ट में एक साथ वीडियो सारी पड़ी हुई हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, रेगुलर क्रम में उनको क्लासेस मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम। ओनली सरकारी एग्जाम पर हम वेरियस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लेते हैं आपसे। वहाँ पर आप यूपी SSS के सारे एग्जाम की तैयारी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, जितने भी मौसमी एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी कराई जाती है। तो वहाँ पर भी जाएं और हमारा सपोर्ट करें, उसको ज्वाइन करें। आप नहीं कर रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहन कर रहे होंगे, आपके दोस्त कर रहे होंगे, उनको सलाह दें और वहाँ पर भी हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।